विक्रमादित्य एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका सीधा संबंध लोक से था, प्रजा से था। वे प्रजा के बीच में जाकर के और उनके दुख सुख को देखते थे, उनसे बात करते थे, और यही कारण रहा कि प्रजा ने उनको स्वीकार कर लिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने उनकी लोक कथाओं का संग्रह किया है गांव गांव जा करके, वहाँ ये लगा कि राम के बाद और कृष्ण के बाद यदि लोक चर्चित कोई राजा हुआ है या मैं कहूँ लोक नायक हुआ है तो विक्रमादित्य हुए हैं। और उनकी जो लोक कथाएं आप उनको यदि पढ़ें, किसी किताब में पढ़ें, मेरी भी एक किताब आई है, उसमें देखेंगे कि वो इतने लोक से जुड़े हुए रहे कि लोग ऐसा लगता था मानो कि वो लोक के लिए एक प्रकार से समर्पित हो गए। अपने कई बार उन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके, अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हुए भी जन रक्षा करने का प्रयत्न किया। कई महिलाओं की, कई बेटियों की रक्षा की उन्होंने। कई उनके साथ में एक नाम जुड़ता है बैताल का। इतिहास में जाएं और विक्रमादित्य के समय को देखें तो बैताल वास्तव में उनके नवरत्नों में से एक था। और ऐसी मान्यता है कि उस बैताल के पास में ऐसी कुछ शक्तियाँ थी कि वो हवा में उड़ सकता था हनुमान की तरह। ऐसी लोक कथाओं में भी मिलता है। तो बैताल और विक्रमादित्य की भी कई कथाएं मिलती हैं। और जो कथा आप देखती हैं सिंहासन बत्तीसी में, दरअसल सिंहासन बत्तीसी जो है ये विक्रमादित्य के आचरण पर आधारित कहानियां हैं। नहीं जानते हम, लोग कहता है कि ऐसी कोई सिंहासन था भी या नहीं था, ऐसी 32 पुतलियाँ थी या नहीं थी। लेकिन अभी मैंने जो काम किया है लोक कलाओं पर, उसमें मुझे मिला है कि कंक नाम के एक बहुत बड़े लोक कलाकार ने 32 पुतलियाँ बनाई उसी आधार पर बना करके, और कठपुतली की तरह उसका खेल उसने करवाया है। और इससे हम कह सकते हैं कि कठपुतली का सबसे पहला, सबसे आदि अगर कोई खेल शुरू हुआ है तो वो मालवा से हुआ है और कंक के द्वारा हुआ है। उसके बाद में उज्जैन गए, उदयपुर गया। उदयपुर में सामर जी ने कठपुतली को प्रश्रय दिया और विदेशों तक ले गए उसको। वापिस हम लौटते हैं विक्रमादित्य पर, तो हम देखते हैं कि बैताल के साथ में जुड़ करके कई लोक कथाएं ऐसी मिलती हैं जो संभव नहीं थी। कुछ कथाएं तो ऐसी मिलती हैं जिसमें बैताल और विक्रमादित्य की परस्पर चर्चा होती है। वो कहते हैं अगर तुम मुझे इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टूट करके दूर जा गिरेगा। तो वो उसका उत्तर देते हैं और उत्तर दे करके और बैताल फिर झाड़ पर बैठ जाता है। ये जो रोचक कथाएं हैं ये मैं इनको मिथक कहता हूँ, ये मिथक है। लेकिन इनके भीतर अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये भी कहीं न कहीं जनहित की बातें हैं। हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए इन कथाओं का उपयोग हमारे लोक ने किया। और जो सिंहासन बत्तीसी हैं या पंचशतिकाएँ हैं उसमें जो कथाएं आई हैं ये सारी कथाएं विक्रमादित्य से जुड़ी हुई हैं। और सबसे अधिक कथाएं लोक में यदि चर्चित हैं तो वो विक्रमादित्य की हैं। अच्छा, लोक को कितना प्रामाणिक माना जाए? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है कि लोक को कितना प्रमाणित माना जाए और क्यों माना जाए। दो बातें, एक प्रश्न ये भी करना था आपको कि कितना माना जाए और क्यों माना जाए। मैं इसके लिए एक प्रति प्रश्न करता हूँ आपसे, इतिहास को प्रमाणित क्यों माना जाए। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया, आज हमारे यहाँ इतिहास की तरह इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही है। महाकाव्य हमारे इतिहास हैं, जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में इतिहास है। इतिहास में चाहे पुराण नहीं हो लेकिन पुराणों में भी इतिहास है। अब ये होता है कि इतिहास जब लिखा गया, राजाओं की जब प्रशस्तियाँ लिखी गई तो किनने लिखी, किन लोगों ने लिखी, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। इतिहास लिखते समय उनके दरबारी चारण, उनके वो लोग जिनको जागीरें प्राप्त थी, उन्होंने उन राजाओं के बारे में लिखा। निश्चित रूप से जो लिखा होगा
वो राजाओं के ही हित में और पक्ष में लिखा होगा। जो शिलापट लगे हुए हैं कि ये राजा ने ये मंदिर बनवाया और इतने 1000 रुपए खर्च किए और इस कन्या का विवाह करवाया, तो ये जो था ये राजाओं की प्रशस्तियाँ थी, उसको तो हम प्रमाणिक इतिहास मान रहे हैं जो राजाओं के चारणों ने लिखा, उनके दरबारियों ने लिखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में जो इतिहास लिखा गया वो मुगलों के साथ आए हुए उन्हीं के दरबारी लोगों ने लिखा। इस्लाम के साथ में जो लोग आए उन्होंने लिखा। जो इब्न बतूता वगैरह आए उन्होंने लिखा। उन्होंने भारत को कितना समझा होगा ये बताइए मुझे आप मुझे कितना समझ सकती हैं कुछ क्षणों में। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो आपसे जो बात कर रहा हूँ, उतना भर जानती हैं आप मुझे। वैसे ही इब्न बतूता या बाकी लोग जो आए, चीन से आए या तिब्बत से आए, वो लोगों ने आपसे पूछा जैसा मुझसे पूछ रही हैं और प्रमाणित मान के लिख लिया। तो मैं इतिहास पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, लेकिन लोक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोक जो होता है वो आंखन देखी कहता है और इतिहास कानून सुनी कहता है। ये अंतर है। इतिहास ने देखा है, लोक साहित्य ने देखा है और इतिहास ने सुना है। तो आप कह दीजिए, स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि जो आंखों से देखा है वो सत्य है या कानों से सुना है वो सत्य है। हाँ, जो लोक ने कहा है उसमें कहीं न कहीं अतिशयता अवश्य होगी, क्योंकि जब साहित्य रचा जाता है तो उसमें कुछ सत्य होता है, कुछ कवि सत्य होता है। महाकाव्य में भी यही होता है। एक घटना घटती है, घटना से कहानी बनती है, कहानी से गाथा बनती है और गाथा से महाकाव्य बनता है। ये एक परंपरा है। तो जब कोई इतिहास लिखेगा तो वो जो सुना है वो परंपरा से चलता आएगा। सीतामऊ के बहुत बड़े इतिहासकार महाराजा रघुवीर सिंह जी, उन्होंने एक जगह कहा था मुझे कि इतिहास में तिथियां सत्य हो सकती हैं, घटनाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। तो इतिहास की घटनाएं क्या हैं, उसमें जितना भी कहा गया है वो लोगों ने जो लिख दिया तो लिख दिया, बाबा वाक्य हो गया। और जो लोक साहित्य कहता है उसमें थोड़ी सी अतिशयता को हम थोड़ा सा पुनर्पाठ कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर लें तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता। आपने अभी एक प्रश्न किया था मुझसे कि ये क्या कारण है कि अवंती में, मालवा के मध्य में विक्रमादित्य हुए और वो महाराष्ट्र तक हैं। मैं तो कहता हूँ कर्नाटक में भी हैं, वो उधर पंजाब और सिंध में भी हैं। अब बंगाल में जाएंगे तो भी विक्रमादित्य मिलेंगे। हो सकता है कि उन कहानियों में वहाँ की जो यथास्थितियाँ हैं, जब कोई कहानीकार किसी कहानी को कहता है तो वहाँ के संदर्भ में कहता है, तो वहाँ कभी कभी घटनाएं थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती हैं। और लोक साहित्य की यही पहचान है, यही प्रामाणिकता है कि उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि लोक साहित्य कंठ पर है, अधर पर है, कागज पर नहीं है। जो आप देखिए, अगर कोई मुझे बात कहेंगी और मैं उस बात को आगे लीड करूंगा तो कहीं न कहीं उसमें अंतर हो जाएगा। इसलिए ये लोक साहित्य में मैं एक बात कहता हूँ, मैंने लिखा भी है और कई बार कहा भी है कि लोक साहित्य के पैर नहीं होते, वो पैरों से नहीं चलता, वो परों से चलता है, परों से उड़ता है, 7 समुद्र पार तक जाता है और 7 समुद्र पार जा करके यहाँ के लोक कथाओं को, लोक गीतों को, लोक संस्कृति को, लोक धारणाओं को, लोक परंपराओं को वहाँ दे आता है और वहाँ से वहाँ की लोक परंपराओं को यहाँ ले आता है। एक उदाहरण और देखते हैं। मालवी में एक गीत चलता है कि मेहंदी तो वाई मालवे, रंग गयो गुजरात, मेहंदी रंग राखी। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई जो मैं कह रहा था, ये वही कह रहा था कि मेहंदी यानी हमारी कन्या, हमारी बेटी मालवा में पैदा हुई, रंग गयो गुजरात, उसकी शादी गुजरात में हो गई। अब सोचिए कि जब वो लड़की यहाँ से गुजरात चली जाएगी तो यहाँ जो पली बड़ी 22-24 साल तक उसने यहाँ पर जो सीखा, जो उसके आचरण में आया, जो उसके जीवन में आया, जो उसने परंपराएं स्वीकार की, क्या वो अपने उस परिवार में उनको नहीं फैलाएगी? और जब वहाँ जाएगी तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की परंपराएं
वहाँ की लोक मर्यादाएं, वहाँ की लोक संस्कृति को लेकर के अपने मालवा में लौटेगी। इस प्रकार से हमारी बेटियां भी हमारी लोक साहित्य को, लोक परंपराओं को, लोक संस्कृति का आदान प्रदान करने का बहुत बड़ा माध्यम बनती है। इस प्रकार से लोग जो है पूरे विश्व में विस्तारित हो जाता है एक फूल की खुशबू की तरह। बाल्यकाल से ही भर्तृहरि जो थे वो एक बहुत बड़े वीर की तरह उभर करके सामने आए। आध्यात्मिक तो बहुत बाद में बने, वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, कई युद्ध उन्होंने जीते। और जब उन्होंने आपने घटना पढ़ी होगी या पढ़े आप, उसमें घटना आती है कि एक हिरण का शिकार जब करने गए वो, तो उसमें बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है जिसको आपको इसको संज्ञान लेना चाहिए इसका। जब हिरण को, उस काले हिरण को जब मारना चाहते थे, तो उनकी जो हिरनियां थी, जिनका वो नायक था वो हिरण, उन सारी हिरनियों ने उस नायक को चारों ओर से आविष्टित कर लिया, एक कवच बना दिया, घेरा बना दिया और कहा कि इनको मत मारिए, ये तो हमारे स्वामी हैं, अब चाहें तो हम में से किसी को भी मार लें। और वहाँ एक होड़ लगी, हर हिरनी ने कहा नहीं मुझे मारिए, नहीं मुझे मारिए, नहीं मुझे मारिए। ये जो परस्पर एक दूसरे की रक्षा की बात थी, ये बात वहाँ भर्तृहरि ने जब देखी कि मैंने क्या किया, ये मैं क्या करने जा रहा था। लेकिन तब तक हिरण का वध तो वो कर चुके थे, और हिरण का जब वध कर लिया उन्होंने, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तब उस हिरण को लाद करके वो अपने गुरु के पास लाए और गुरु से कहा कि इसको जीवित कीजिए आप। बहुत ही बार बार प्रार्थना करने के बाद में गुरु ने उसको जीवित किया उसको, और तब से उनके मन में आध्यात्मिक भाव पैदा हुआ। और ये बात कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि वो उनके अग्रज नहीं थे, वो उनके बिल्कुल माँ जाए भाई थे। उनका माँ और उनके पिता दोनों ही एक ही थे और उनके बड़े भाई थे। जब वो उन्होंने दीक्षा ले ली गोरखनाथ से, और वो जब चले गए अध्यात्म में और संसार की सारी बातें उन्होंने छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, तो उसके बाद में वो राज्य है विक्रमादित्य को प्राप्त हुआ। और इसमें कोई शंका नहीं है कि वो उनके भाई नहीं थे, उनके भाई थे। सुंदर सी के बारे में, ये सुंदर सी जो है, ये सुंदर उनकी बहन थी विक्रमादित्य की, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि सुंदर नाम की कोई उनकी बहन रही, लेकिन लोक में भी और कई और धारणाओं में भी ऐसा कहा जाता है। सुंदर सी मैं गया हूँ, तो वहाँ के लोगों को भी यही धारणा है कि सुंदर नाम की उनकी एक बहन थी जिसका विवाह यहाँ के राजा के साथ हुआ था। और वो विक्रमादित्य ने बाद में वहाँ पर बहुत बड़े महल बना के दिए थे। इसके खंडहर आज भी वहाँ पड़े हुए मिलते हैं। तो लोग तो यही कहता है कि उनकी बहन थी, और उसके बहन के नाम से ही, सुंदर के नाम से ही सुंदर सी नाम का ये नगर बसाया गया था, जो बाद में विध्वंस हो गया इन्हीं कारणों से। अब विध्वंस होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि प्राकृतिक कारणों से हुआ हो, किसी भूगोल के कारण हुआ हो, या हो सकता है कि किसी युद्ध के कारण हुआ हो। तो काल और समय को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये निश्चित है कि लोग यही कहता है कि सुंदर नाम की उनकी एक बहन थी, और जिसके नाम पर ये नगर उन्होंने बसाया था, उसका नाम सुंदर सी है।